चलिए सभी को नमस्कार। जय हिंद। मैं हूं सुनील राठौर। इकोनॉमी के स्टेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, लास्ट सेशन के अंतर्गत इकोनॉमी में हम मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट की चर्चा कर रहे थे और मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट के अंतर्गत हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजन सुविधा के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पढ़ने के साथ साथ आखिर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ने घटने से बाजार में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है और आरबीआई कब कब किस प्रकार की पॉलिसी को लेकर आती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत कब रेपो रेट को घटाना है और कब बढ़ाना है, तो ये मार्केट में कौन सी स्थिति क्रिएट होती है तब जाकर ऐसा किया जाता है। उस सब की चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। एक लंबे गैप के बाद आज फिर से आपकी इकोनॉमी की क्लासेस हो रही है। कोशिश करेंगे हम इसे कंटिन्यू रखें, चाहे हम कम समय के लिए क्लास को लें, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे इस इकोनॉमी की क्लास को भी। और कब तक कंटिन्यू रखूंगा मैं? फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तब जाकर इस इकोनॉमी को ब्रेक करेंगे। ठीक है, दो यूनिट जो कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है उन दोनों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही इकोनॉमी को हम स्टॉप करेंगे, फिर नए खंड की शुरुआत करेंगे। सोशियोलॉजी आपका कंटिन्यू चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होगा। साइंस में फर्स्ट यूनिट अपन कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी यूनिट हमें शुरू करना है। ठीक है, तो ये है आपका आगे का प्लान। पूरी तरह से तैयार है। कल का सेशन मैं आपको पहले से इंश्योर कर देता हूँ, कल की क्लास हमारी पूरी तरह से आंसर राइटिंग की होगी, जिसमें हम 2 घंटे की क्लास लेंगे आपकी। कंटिन्यू 2 घंटे की क्लासेस होगी आपकी। वो कैसे होगी, यूट्यूब पर होगी या जूम मीटिंग पर, वो आपको बता दिया जाएगा उसी समय। तो कल केवल आंसर राइटिंग पर ही बात होगी, परसों आपका टेस्ट रहेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलिए, उपकरण के अंतर्गत दूसरा उपकरण आपने देखा था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के उपकरण। और मौद्रिक नीति के उपकरण में दो प्रकार के उपकरण की हम चर्चा कर रहे थे। एक था आपका मात्रात्मक उपकरण और एक था आपका चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा था LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों के बारे में पढ़ा था और इसके प्रभाव यानी कि इसमें किस प्रकार का चेंजेस होता है उसके बारे में भी पढ़ा था। एक होता है आपका जिसे बोलेंगे परिवर्तनीय सांविधिक अनुपात, यानी कि वहां पर आपको आरबीआई कुछ कोष को नियंत्रित करती है, जैसे कि हम यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर पढ़ते हैं। मुझे नाम बताइए। एक तो एलएफ लिखा था हमने, एक परिवर्तनीय अनुपात के बारे में बात की थी हमने। बताइएगा क्या नाम हमने लिखा था उसका। अगर आपके पास नोट्स हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जिसके अंदर हमने दो चीजों को मेंशन किया था। एक CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और एक हमारा SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वेरी गुड। VRR यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये वेरिएबल का मतलब ही क्या हो जाता है? परिवर्तनीय। ठीक है, परिवर्तनीय रिजर्व यानी कि कोष रेशियो मतलब आपका अनुपात, या परिवर्तनीय कोष अनुपात इसे भी आप बोल सकते हैं, या वेरिएबल रिजर्व रेशियो इसे आप बोलेंगे। ठीक है, VRR। अब VRR जैसे कि LAF में मैंने कहा था कि यहाँ पे अल्पकालिक अल्पकालिक लोन प्रदान किया जाता है, जबकि VRR के तहत दीर्घकालिक दीर्घकालिक होता है। अब एक चीज और यहां पर मेंशन करूंगा, फिर हम CRR SLR में आ जाएंगे। ये जो VRR होता है यहां पर लिख लेते हैं हम लोग कि जो ये VRR है, ये VRR की परिभाषा तो वही हो जाएगी कि जिसमें आरबीआई इस प्रकार की नीति का अनुसरण करवाती है, जिसमें दीर्घ अवधि समय के लिए 365 दिन से अधिक समय के लिए 1 साल की अवधि से 7 साल की अवधि तक के लिए अगर लोन वितरित करती है तो उसे आप कहेंगे वेरिएबल रिजर्व रेशियो या परिवर्तनीय कोष अनुपात। इसे चेंजेस भी किया जाता है, पर डे के हिसाब से चेंज भी हो जाता है।
ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यह एनडीटीएल पर बेस्ड होता है, एनडीटीएल पर, और यही समझाना मुझे कि एनडीटीएल होता क्या है। ठीक है, वीआरआर जो होगा ये एनडीटीएल के परसेंट पर डिपेंड करता है कि एनडीटीएल का कितना परसेंट कहां पर रखेंगे और एनडीटीएल का कितना परसेंट आपका आरआर सीआरआर होगा, कितना परसेंट एसएलआर होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। ठीक है, पहले एनडीटीएल समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये आपका एक बैंक है। ठीक है, इस बैंक में क्या होता है, दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसी पब्लिक है जिसके पास में पैसा ज्यादा है, इनके पास पैसा ज्यादा है, और एक पब्लिक ऐसा है जो उद्योग स्थापित करना चाह रही है और इनके पास पूंजी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके पास पैसा दे के खुद रख नहीं पा रहा, तो कहां जाएगा, बैंक के पास। तो इसने क्या किया, बचत जमा किया, बचत जमा। और इसके पास पैसा नहीं है तो ये किससे पैसा लेगा, बैंक से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोन। क्लियर हुआ? अब ये पैसा दो तरह से जमा किया जाता है। ये जो मैंने लिखा है बचत जमा, ये बचत जमा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा, एक तो होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, एक होता है आपका, जैसे यहां पे टाइम है आपका, ठीक है, और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। तो ये बचत जमा इस व्यक्ति ने जो किया है बैंक में, ये दो प्रकार से कर सकता है। या तो ये टाइम डिपॉजिट करें या फिर ये डिमांड डिपॉजिट करें। अच्छे से एग्जांपल अगर आप समझे, जैसे एफडी करवाते हैं हम लोग, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट एक प्रकार का आपका क्या है, टाइम डिपॉजिट। क्योंकि आपने बैंक में जाकर ये कहा, ये शुभ आप म्यूट करके रखिएगा, स्क्रीन पर मैन आपका ही ये शो हो रहा है। ठीक है, जिसका अनम्यूट है वो म्यूट करके रखिएगा सभी लोग, पूरे स्क्रीन पर आप ही का नाम शो करेगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि दो प्रकार का डिपॉजिट होता है, बचत जमा दो प्रकार का। मैंने कहा टाइम डिपॉजिट, जैसे कि मैंने बैंक में गया हूं मैं, और बैंक को जाकर बोला कि मुझे 365 दिन के लिए पैसा जमा करना है और आपका कितना रिटर्न इस पर मिलेगा मुझे इंटरेस्ट के रूप में, वो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने एक ही बार में वहां पे क्या कर दिया, पैसा जमा कर दिया। और दूसरा जमा ऐसा होता है जिसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। जब आपको आवश्यकता हो तब एटीएम में जाकर आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, मांग के अनुसार आपने डिपॉजिट किया और एक आपने समय के अनुसार डिपॉजिट किया। तो दो प्रकार का डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहां पर बचत जमा किया, इसके बदले में इसको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो लोन वितरित किया है पब्लिक को, तो बैंक को भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब मुझे बताना, माना कि इसने 100 रुपए जमा किए और इसको ब्याज मिला कितना, 10 रुपए का। अब यही 100 रुपए बैंक कहां चलाएगी, आगे। और बैंक जब आगे चलाएगी इसको, तो इसने जैसे कि 100 रुपए आगे दे दिए। अब इससे ब्याज कितना लेगा मुझे बताना, 10 रुपए ही लेगी या 10 रुपए से कम लेगी बैंक उससे इंटरेस्ट जिस व्यक्ति को दिया है, या उससे अधिक लेगी। आप अपने आप को यहां रख के देख लीजिए। बैंक का उद्देश्य क्या होता है, साख का निर्माण करना, पूंजी का निर्माण करना, लाभ को सृजित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और लाभ कब होगा, जब ब्याज कम देना पड़े और दूसरों से ब्याज ज्यादा लेना पड़े। तो यहां पर ये इंटरेस्ट की रेट हमेशा ज्यादा होगी, तो यहां पर आप मान लीजिए 15 रुपए। तो इस बैंक की कमाई कितनी होगी, 5 रुपए। और ये कमाई को ही क्या बोला जाता है, ये जो कमाई हुई है इसी को तो एनडीटीएल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, एनडीटीएल। बैंक की जो कमाई होती है उसे नेट डिमांड एवं टाइम लाइबिलिटी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। शुद्ध मांग एवं सावधिक तरलता। ठीक है, नेट डिमांड एवं टाइम लाइबिलिटी, इसको नोट कर लीजिए। तो आपने सीधा सा मतलब भी बैंक की कमाई को ही आप किस रूप में देखेंगे, एनडीटीएल के रूप में। क्लियर हुआ यहाँ तक?
अब हम देखेंगे कि एसएलआर और ये सीआरआर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एनडीटीएल हम समझ गए हम लोग। आखिर एनडीटीएल क्या होता है? किसी को कोई डाउट है एनडीटीएल में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, ये एनडीटीएल क्या होता है समझ में आ चुका आप लोगों को? नीचे तक आपको चीजें दिख रही होगी ना? चलिए, अब हम समझते हैं सीआरआर और एसएलआर। सबसे पहले देख लेते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशियो ये एनडीटीएल का ही भाग होता है। ठीक है, यानी कि अपनी जमा राशि जो भी होती है उसकी एक निश्चित प्रतिशत के रूप में नकदी रिजर्व रखे, ताकि ग्राहक द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में उसके पास पर्याप्त नकदी हो। यानी कि यहां पर जो सीआरआर की बात की जा रही है, कैश रिजर्व रेशियो की, तो यहां पर समझिए बैंक को अपने ही पास बैंक को अपने ही पास सीआरआर के रूप में पैसा को रखना होता है। ये सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। अब नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो बैंक को नगद के रूप में अपने पास में एनडीटीएल का कुछ परसेंट। एनडीटीएल क्या होता है समझ गए आप लोग? कितनी कमाई हुई है बैंक की, उस कमाई का कुछ परसेंट, जैसे कि उसने 5 रुपए कमाए, तो 5 रुपए का कितना परसेंट अपने पास रखेगा, वो तो किसी को वितरित नहीं करना है। अब आप बताइए सर क्यों किया जा रहा है? हम तो सोचेंगे कि हमारे पास जितना पैसा होगा हम सभी को क्या कर देंगे, सभी पैसे को बांट देंगे, लोन में वितरित कर देंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी थिंकिंग हो सकती है ना एक। लेकिन समझदार वही है जो सारे पैसे को लोन के रूप में वितरित नहीं करेगा, कुछ पैसे को अपने पास बचा कर रखेगा। अब कुछ पैसे को अपने पास बचाने से क्या होता है? पैसा जैसे कि अपने पास बचा लिया हो, तो कल को यदि किसी और ने जमा किया था बैंक में, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? कुछ लोग जमा करेंगे, कुछ लोग यहां से लोन लेंगे। ये तो सर्कुलेशन चलता है। कहीं से आया और कहीं और जगह गया, वहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिला, कम इंटरेस्ट देना पड़ा। ये सर्कुलेशन चलता ही रहता है। ठीक है, और सर्कुलेशन चलने से बैंक अपने स्टॉक को सृजन करती है। और कल को ऐसा हुआ कि जितने लोगों ने जमा किया था वो अचानक सब निकालने के लिए आ जाए, तो फिर बैंक ऐसी स्थिति में क्या करे? बस उन्हीं चीजों से बचने के लिए बैंक अपने पास में कैश रिजर्व रखती है। कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखती है, जो जोखिम के समय ये पैसा काम आ जाता है। कभी सभी ग्राहक जो जमा करने वाले वो पैसा निकालने की स्थिति में आ जाए तो बैंक उनको दे सके, बैंक दिवालिया ना हो, बैंक का जोखिम कम से कम हो। तो जैसे जैसे मैं कहूंगा कि ये पैसा ज्यादा से ज्यादा जिस बैंक के पास होगा, बताइए उसका जोखिम ज्यादा होगा या कम? कमेंट करके मुझे आंसर करना है आप लोग कि सीआरआर अगर बैंक के पास ज्यादा है, सीआरआर की दर ज्यादा है, तो बैंक का जोखिम ज्यादा होगा या कम? ये कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से आंसर, कि सीआरआर ज्यादा होने पर बैंक का जोखिम कम होगा या ज्यादा? जल्दी से बताइए। सभी को आंसर करना है, ठीक है, सभी को, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी को आंसर करना है इसका। बताइए जल्दी से। चलिए, ज्योति पटेल का आंसर आ गया है, चंचल का आंसर आ गया है, बाकी कहाँ है सभी? अजय, आपका आंसर नहीं आया, अजय भी ज्वाइन थे या नहीं? चलिए, वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। सभी को क्लियर है कि सीआरआर की रेट ज्यादा है, यानी कि बैंक अपने जोखिम को कम करती है, इसलिए सीआरआर को बढ़ा कर रहा है। अब दूसरा कारण, यही तो हम क्या देख रहे हैं कि सीआरआर में चेंजेस होता है, सीआरआर में परिवर्तन होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बाद जस्ट देखेंगे। अब इसकी परिभाषा बना लेते हैं, सीआरआर क्या होता है बताइए। बैंक
अपने जोखिम को कम करने के लिए, अपने जोखिम के नियंत्रण के लिए अपने पास नकद रूप में कुछ पैसे को आरक्षित रखती है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। लिख लेंगे परिभाषा, नोट कीजिए, मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। लिखिएगा, बैंक बैंक एनडीटीएल के कुछ प्रतिशत के रूप में, एनडीटीएल के कुछ प्रतिशत के रूप में स्वयं के पास, स्वयं के पास नकदी रिजर्व करती है, स्वयं के पास स्वयं के पास नकदी रिजर्व रखती है, जिसे सीआरआर कहा जाता है। अब बात करेंगे हम सांविधिक तरलता अनुपात। दोनों के प्रभाव को भी देखेंगे हम। सांविधिक तरलता अनुपात क्या है, इसको भी ऐसे समझते हैं हम लोग। ये आरबीआई और यहाँ आपकी बैंक, बात वही है, सिर्फ अंतर इतना आ जाता है कि आरबीआई यहाँ पर मेन भूमिका में आ जाएगी। कैसे? एक तो इसने अपने पास, स्वयं के पास रखा था एनडीटीएल का कुछ परसेंट, जिससे हमने सीआरआर कह दिया। अब कुछ पैसा उसी एनडीटीएल का, एनडीटीएल का कुछ परसेंट किसके पास रखना होगा? आरबीआई के पास। तो ये जो आरबीआई के पास रखा जा रहा है कुछ प्रतिशत पैसा, यह किस किस रूप में हो सकता है? यह सरकारी प्रतिभूति के रूप में हो सकता है, यह गोल्ड के रूप में हो सकता है, यह नगद के रूप में। तीनों ही रूपों में एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा सभी वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई के पास में जमा करती हैं। उसी राशि को कहा जाता है एसएलआर। आगे समझ में कि वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने जोखिम को कम करने के लिए, सेम वही बात, जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई के पास कुछ पूंजी जमा करती, जो तीन रूपों में होती है: गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा गोल्ड के रूप में, तीसरा कैश के रूप में। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, काफी इसकी भी तरलता ज्यादा होती है, ठीक है, तरलता इसकी भी अधिक होती है, लेकिन रुपए की जो मुद्रा होती है, करेंसी की, सबसे ज्यादा तरलता होती है। पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी वस्तु खरीदना चाहें, पैसा अगर आपके पास में है, तो आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि किसी सामने वाले को कोई दूसरी वस्तु चाहिए और वह वस्तु देना चाहता है जो आपको चाहिए। ऐसे ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके जेब में पैसा है तो मार्केट में जाकर जो चाहे आपको खरीद सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तरल क्या होती है? मुद्रा। इसी प्रकार गोल्ड भी बहुत तरल होता है, सरकारी प्रतिभूति को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक पत्र होता है, ठीक है, बस पैसे का ही काम करता है वो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। उसके आधार पर भी लोन लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। करेंगे हम ओएमओस पढ़ेंगे ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वहां पे प्रतिभूति का ही क्रय विक्रय होता है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एनडीटीएल का कुछ परसेंट बैंक आरबीआई के पास में नगद, गोल्ड या सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा करती है, उसी राशि को कहा जाता है एसएलआर, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। नोट कर लीजिए। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आरबीआई इसके लिए कोई ब्याज देती है क्या? आरबीआई इसके लिए कोई ब्याज देती है क्या? क्या एसएलआर के लिए आरबीआई ब्याज देती है क्या? जल्दी से बताइए। क्या आरबीआई एसएलआर के लिए बैंकों को ब्याज देती है, क्योंकि पूंजी रखी ना सरकारी प्रति गोल्ड, गोल्ड या नगद के रूप में रखा है? तो सुन लीजिए आप लोग, अगर नहीं पता है तो यहां पर एसएलआर में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। इतना तो मिलेगा ना, अपने खुद के पास ही रख रही है, क्या ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो
SLR में किसी भी प्रकार का आरबीआई ब्याज नहीं देती। अच्छा, SLR से लाभ होने की संभावना है या नहीं? अगर जिसने भी हाँ बोला तो मैं पूछूंगा क्यों, कैसे? क्या SLR के रूप में जो राशि रखते हैं, क्या वाणिज्यिक बैंकों को उसका लाभ हो सकता है या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो फिर क्यों? ठीक है, तो हाँ ना बोलने से पहले आपको बताना होगा कि आरबीआई के फीस में जो एनटीएल का कुछ परसेंट के रूप में SLR की राशि रखी जाती है, उसका कुछ लाभ मिलता है या नहीं? मैं कहूंगा कि इसमें लाभ मिलता है वाणिज्यिक बैंकों को। कैसे? देखिएगा यहां पर क्या रखा है, ये क्या है? यह है महिलाओं का सबसे आकर्षक तत्व। पुरुषों का भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः महिलाओं का आकर्षक तत्व या फीमेल का आकर्षक तत्व गोल्ड। गोल्ड के दाम अधिकांशतः सामान्यतः बढ़ता ही है। ठीक है, आज मैंने गोल्ड रखा, कल को कीमत बढ़ जाए, यह संभावना ज्यादा होती बजाय इसके कि कम हो जाए। तो मैंने अगर 100 रुपए का गोल्ड रखा, कल को उसको उसके दाम 2 गुने हो गए तो 100 रुपए हो जाएंगे। अगर ये बैंक बोलेगी कि मेरा गोल्ड वापस मुझे लौटा दीजिए, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो ये चीजें होती है आपका कि बैंक आरबीआई से गोल्ड ले भी सकती है, तो गोल्ड रखेगी तो अपने उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों को गोल्ड रखने के रूप में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि उसके दाम में वृद्धि हो जाती है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, फिर हम इसके लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। अब सब कुछ पढ़ लिया है, अब यहाँ पर हम विचार करेंगे। एक हफ्ता है CRR और SL। अब दो चीजें हो सकती है, SLR को या तो बढ़ाया जाए या SLR को कम किया जाए। दो कंडीशन ही होगी ना, सेम वैसे ही, या SLR को कम किया जाए या SLR को बढ़ाया जाए। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये बैंक के पास CRR या SLR के रूप में जो जमा राशि बैंक आरबीआई दोनों के पास में। ठीक है, अब आरबीआई पहले से बताइए CRR क्यों बढ़ाती है? सबसे पहला रीजन इसलिए क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ही ये करती है कि कब CRR को बढ़ाना है, कब कम करना है। तो CRR को बढ़ाना माना है, और CRR को बढ़ाना है यानी कि बैंकों को अपने पास अब पैसा ज्यादा रखना, और बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रखेंगे, इसका मतलब मार्केट में पैसे की सप्लाई कम करना है। इसी उद्देश्य से तो इसको बढ़वा रही होगी। तो मार्केट में पैसे की सप्लाई, इसका मतलब पहले ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा इसका मतलब कौन सी स्थिति निर्मित हो रही होगी? मुद्रास्फीति, महंगाई होगी बाजार में। तो महंगाई जब बाजार में होती है यानी कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य, नियंत्रित करने के उद्देश्य से सीआरआर को बढ़ाती है। अच्छा, कम क्यों करती है? यानी कि पैसे की सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना है, यानी कि सप्लाई कम है। सप्लाई कम है यानी कि मंदी की स्थिति, तो सप्लाई कम है यानी कि बाजार में मंदी की स्थिति से निपटने की, मंदी की स्थिति से निपटने की आरबीआई सीआरआर को कम कर देती है। अब बाकी प्रभाव हम देख लेते हैं। जब जब सीआरआर क्या होगा, बढ़ेगा, बैंक के पास पूंजी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, बैंक का जोखिम कम होगा। अगला, लोन वितरण कम होगा, निवेश कम होगा,
उद्योग स्थापित कम होंगे, यानी कि उद्योग का भी हतोत्साहन होगा, यानी कि रोजगार कम होगा। और ये सब कम होने से पर कैपिटा इनकम कम होगी, जिससे कि नेशनल इनकम भी प्रभावित हो जाएगी। लेकिन करना क्या चाह रहे थे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सीआरआर बढ़ाया था, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव किस रूप में हो सकता है, निवेश हतोत्साहित हो सकता है, रोजगार कम होंगे, पर कैपिटा इनकम कम होगी और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। क्या ये संभव है या नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? ये प्रभाव आप समझे कि सीआरआर के बढ़ने से ये प्रभाव आखिर कैसे आ जाते हैं। करना कुछ और चाहते हैं, प्रभाव कुछ और पड़ जाता है। तो आरबीआई को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि इतना लोन वितरण कम कर दे, बैंकों के पास सीआरआर की दर इतनी ज्यादा बढ़ा दे कि उनके पास में पैसा देने की क्षमता ही खत्म हो जाए और निवेश उत्साहित होकर रोजगार प्रभावित हो जाता है, जिससे कि देश की इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो अब कीजिए। अब आप लोग इधर तो सोच ही सकते हैं कि कम करेंगे तो क्या होगा, इसका जस्ट छोड़ दिए सारी चीजें। बैंक के पास पूंजी